Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज़गार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना शानदार लेक्चर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के टॉपिक वर्धन वंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, थानेश्वर में वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश की स्थापना की। आपको बताना है किसने स्थापना की, पुष्यभूति वंश की या फिर वर्धन वंश की। आपके ऑप्शन है राज्यवर्धन, ऑप्शन बी कह रहा है आदित्यवर्धन, ऑप्शन सी कह रहा है पुष्यभूति वर्धन और ऑप्शन डी कह रहा है नरवर्धन। आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। याद रखिएगा, वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी और ये इनकी उपाधि फ्रेंड्स राजा भूपाल इनकी उपाधि थी। ये उनकी उपाधि थी। क्या? राजा भूपाल इनकी उपाधि थी। और ये एक सामंत शासक थे। ये एक स्वतंत्र शासक ना हो के एक सामंत शासक थे। सामंत शासक वो होते हैं जो किसी के अधीन हो, जो किसी राजा के अधीन काम कर रहे हो, वो सामंत शासक कहलाते हैं। इनकी उपाधि राजा भूपाल थी और ये पुष्यभूति वर्धन ये संस्थापक थे पुष्यभूति वंश के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। आपको बताना है वह बौद्ध राजा कौन था। आपके ऑप्शन है कनिष्क, ऑप्शन बी कह रहा है अशोक, ऑप्शन सी कह रहा है बिंबिसार और ऑप्शन डी कह रहा है हर्षवर्धन। आपको बताना है वो कौन सा बौद्ध राजा था। ये बौद्ध राजा थे, अंतिम बौद्ध राजा थे और इन संस्कृत के महान विद्वान थे। तो बताइए कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ओके, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। इनके पिता प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन इनके पिता थे। ये भी वर्धन वंश से थे। प्रभाकर वर्धन ये एक महान शासक थे। ये स्वतंत्र शासक थे, ये सामंत शासक नहीं थे। ओके, ये एक महान शासक थे अपने वंश के। और फ्रेंड्स, अगर बात करें हर्षवर्धन की तो इन्होंने कुछ उपाधियां धारण की, जैसे कि परमेश्वर इनकी उपाधि थी। और भी कुछ उपाधियां हैं जैसे कि चक्रवर्ती ये हर्ष की उपाधियां हैं। और महाराजा धीराज ये उनकी उपाधियां हैं। किनकी? हर्ष की उपाधियां हैं परमेश्वर, चक्रवर्ती और महाराजा धीराज। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और ये एक महान शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई। आपके ऑप्शन है कालिदास, ऑप्शन बी कह रहा है बाणभट्ट, ऑप्शन सी कह रहा है वाल्मीकि और ऑप्शन डी कह रहा है व्यास। आपको बताना है हर्ष चरित्र किसने लिखी। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक रचना की। और फ्रेंड्स, ये हर्ष के दरबार के कवि थे। हर्ष के दरबार में कौन थे? बाणभट्ट। ये इनके दरबार के कवि थे बाणभट्ट। याद रखिएगा, इनकी रचना क्या है? हर्षचरित्र इनकी रचना है। साथ ही अगर दूसरी रचनाओं के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, कादम्बरी भी इनकी रचना है। और साथ ही चंडी शतक भी इनकी एक रचना है। किसकी? बाणभट्ट की। और ये हर्ष के दरबार के कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया। आपको बताना है कौन सा चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। आपके ऑप्शन है फायान, ऑप्शन बी कह रहा है इत्सिंग, ऑप्शन सी में कह रहा है मेगस्थनीज और ऑप्शन डी में कह रहा है वेनसांग। तो करेक्ट आंसर बताइए, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग नामक चीनी यात्री भारत आया था। इन्होंने भारत
दौरा किया, ये भारत भ्रमण के लिए आए थे। साथ ही इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, वेनसांग ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी? इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ, बिहार में है, यहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया और बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। और फ्रेंड्स, इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? तो शीलभद्र, याद रखिएगा, शीलभद्र इस समय के आचार्य थे नालंदा विश्वविद्यालय के। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और जब ये वेनसांग भारत आए तो इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, कहाँ से ली? नालंदा विश्वविद्यालय से। और इस समय यहाँ के जो आचार्य थे वो शीलभद्र थे। और वेनसांग की एक रचना है, वो कौन सी है? तो सी यू की इनकी रचना है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वेनसांग से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? आपको बताना है किसे द्वितीय अशोक की संज्ञा दी गई है। आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी में कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कह रहा है स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी में कह रहा है हर्षवर्धन। आपको करेक्ट आंसर बताना है, द्वितीय अशोक की संज्ञा किसे दी गई? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक महान शासक था जिसको द्वितीय अशोक की संज्ञा दी गई। याद रखिएगा किसे? हर्षवर्धन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? आपको बताना है बाणभट्ट किसके दरबार के कवि थे। आपके ऑप्शन है विक्रमादित्य, ऑप्शन बी में कह रहा है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी में कह रहा है हर्षवर्धन और ऑप्शन डी में कह रहा है कनिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्या? ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे और इनकी रचना क्या थी? हमने देख ली पहले ही, इनकी रचना थी हर्षचरित्र। हर्षचरित्र इनकी रचना थी किसकी? बाणभट्ट की। और ये हर्षवर्धन के समय के कवि थे। और ये जो इनकी हर्षचरित्र है, ये हर्ष के शासनकाल की सूचना देता है। हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किस में मिलती है? हर्षचरित्र में। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, हर्ष एवं पुलकेशन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन बी में कह रहा है हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन सी में कह रहा है बांसखेड़ा अभिलेख और ऑप्शन डी में कह रहा है वेनसांग के वर्णन से। आपको बताना है हर्ष एवं पुलकेशन सेकंड का एक युद्ध हुआ था, उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख से हमको हर्ष एवं पुलकेशन सेकंड के बीच हुए युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से? ऐहोल अभिलेख से। ये फ्रेंड्स नर्मदा नदी के तट पे इनका युद्ध हुआ था। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पे हर्ष और पुलकेशन सेकंड का युद्ध होता है। हर्ष और पुलकेशन सेकंड का। पुलकेशन सेकंड यहाँ पे जीत जाते हैं, ये जीतते हैं। कौन? जीत किसकी होती है? पुलकेशन सेकंड की। और हर्ष यहाँ पे हार जाते हैं। हर्ष पुलकेशन सेकंड से 2 बार हारते हैं। कितनी बार? ये 2 बार हारते हैं पुलकेशन सेकंड से। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रतापशील हूण हरित केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? आपको बताना है ये उपाधियां किसकी थी। आपके ऑप्शन है नरवर्धन, ऑप्शन बी में कह रहा है प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन सी में कह रहा है आदित्यवर्धन और ऑप्शन डी में कह रहा है राज्यवर्धन। आपको बताना है प्रतापशील हूण हरित केसरी महाराजाधिराज किसकी उपाधियां थी? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की उपाधियां थी प्रतापशील
ये इनकी उपाधि थी प्रतापशील। साथ ही हूढ़ हरित केसरी, इन्होंने हूणों को हराया था। इसके उपलक्ष्य में इन्होंने हूढ़ हरित केसरी की उपाधि धारण की थी। किसको? इन्होंने हूणों को पराजित किया था, याद रखिएगा, प्रभाकर वर्धन ने। और इन्होंने महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन ये हर्ष के पिताजी थे, ये हर्ष के पिताजी थे। कौन? प्रभाकर वर्धन। इन्होंने हूणों को हराया, हूढ़ हरित केसरी नामक उपाधि धारण की। साथ ही ये प्रतापशील भी इन्होंने उपाधि धारण की और महाराजा धीराज इनकी ये उपाधियां थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? आपके ऑप्शन है कन्नौज, ऑप्शन बी में कह रहा है प्रयाग, और ऑप्शन सी में कह रहा है दिल्ली, ऑप्शन डी में कह रहा है राजगृह। आपको बताना है इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की। ओके, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। राजा हर्ष ने, इनकी पहले राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी, और बाद में ये अपनी राजधानी कन्नौज लेके जाते हैं। इन्होंने थानेश्वर से अपनी राजधानी क्या बना ली? कन्नौज। किसने? हर्ष ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? आपके ऑप्शन है शशांक, ऑप्शन बी में कह रहा है ध्रुवसेन, ऑप्शन सी में कह रहा है पुलकेशिन सेकंड, और ऑप्शन डी में कह रहा है भास्कर। तो करेक्ट आंसर बताइए, हर्ष का समकालीन कौन था बंगाल में? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शशांक। शशांक इस समय बंगाल का शासक था। बंगाल का शासक कौन था? शशांक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? धार्मिक सभा कहाँ करते थे? आपके ऑप्शन है मथुरा, ऑप्शन बी में कह रहा है प्रयाग, ऑप्शन सी में कह रहा है वाराणसी, और ऑप्शन डी में कह रहा है पेशावर। आपको करेक्ट आंसर बताना है ये अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रयाग। ओके, प्रयाग में ये अपनी धार्मिक सभा किया करते थे। और कहा गया है कि ये प्रत्येक पाँचवें वर्ष प्रयोग में एक आयोजन करते थे। कहाँ पे? प्रयाग में ये एक आयोजन करते थे। कहाँ पे? प्रयाग में। और इसे महामोक्ष परिषद की संज्ञा दी गई। इसे महामोक्ष परिषद कहा गया। किसे? जो ये प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष धार्मिक सभा का आयोजन करते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? आपके ऑप्शन है शक शासक रुद्रदामन से, ऑप्शन बी में कह रहा है वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति से, ऑप्शन सी में कह रहा है मौखर नरेश ग्रहवर्मा से, और ऑप्शन डी में कह रहा है गौड़ नरेश शशांक से। तो बताना है इनकी बहन का विवाह राजश्री का किसके साथ हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मौखर नरेश ग्रहवर्मा से। इनकी बहन का विवाह ग्रहवर्मा से हुआ था। फ्रेंड्स हर्षवर्धन के एक भाई और एक बहन थी। भाई का नाम क्या था? यहाँ पे भाई का नाम इनके राज्यवर्धन था। राज्यवर्धन इनके बड़े भाई थे। ओके, और इनकी बहन कौन थी? तो इनकी बहन राजश्री थी, जिसका विवाह किसके साथ होता थी? मौखर नरेश, जो मौखर के राजा थे, ग्रहवर्मा से इनका विवाह होता है राजश्री का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? आपके ऑप्शन है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी में कह रहा है कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी में कह रहा है सिंध विजय के उपलक्ष्य में, और ऑप्शन डी में कह रहा है पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। आपको बताना है इन्होंने हर्ष संवत की स्थापना कब की। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। जब इनका राज्याभिषेक हुआ और हर्ष गद्दी पे बैठे,
जब हर्ष का राज्याभिषेक होता है तत्पश्चात ये हर्ष संवत चलाते हैं, हर्ष संवत चलाते हैं। ओके, याद रखिएगा, हर्ष ने हर्ष संवत चलाया था अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कवि बाणभट्ट निवासी थे कहाँ के? आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र का, ऑप्शन बी में कह रहा है भोजपुर का, ऑप्शन सी कह रहा है थानेश्वर का, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आपको करेक्ट आंसर बताना है बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर के जो 3 ऑप्शन दिए हैं इनमें से बाणभट्ट कहीं के निवासी नहीं थे। और बात करें ये कहाँ के थे, तो फ्रेंड्स इनका जन्म औरंगाबाद ज़िले कहाँ पे है? ये वर्तमान बिहार में है। औरंगाबाद ज़िले के एक प्रीथिकूटा नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। गांव में एक जन्म हुआ था इनका, प्रीथिकूटा उस जगह का नाम था जहाँ पे बाणभट्ट का जन्म हुआ था। और इनके पिता चित्रभानु थे, इनके पिता का नाम चित्रभानु था, याद रखिएगा, बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु था और माता का नाम राजदेवी था। और इनकी माता का नाम राजदेवी था, पिता का नाम चित्रभानु था। जन्म कहाँ होता है? औरंगाबाद ज़िले के प्रीथिकूटा नामक गांव में इनका जन्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। आपके ऑप्शन है कन्नौज व प्रयाग में, ऑप्शन बी में कह रहा है थानेश्वर व वल्लभी में, ऑप्शन सी में कह रहा है प्रयाग व थानेश्वर में, ऑप्शन डी में कह रहा है वल्लभी व प्रयाग में। तो करेक्ट आंसर बताइए, 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ करते हैं हर्षवर्धन? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कन्नौज व प्रयाग में। हर्षवर्धन ने कन्नौज व प्रयाग में धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। कन्नौज सभा को इन्होंने, जो कन्नौज में सभा होती थी फ्रेंड्स, इसको 5वीं बौद्ध समिति, 4 बौद्ध समितियां हुई थी ओरिजिनल। ये जो कन्नौज में सभा करते हैं कौन? हर्षवर्धन। इसको 5वीं बौद्ध संगीति की संज्ञा दी गई है, 5वीं बौद्ध संगीति कहा गया है जो कन्नौज में सभा करते थे हर्षवर्धन। 4थी बौद्ध संगीति किसके समय पे हुई थी? कनिष्क के समय हुई थी। हमने चारों संगीतियां देख ली, तो 4थी कनिष्क के समय में कुंडलग्राम में होती है और 5वीं इसकी संज्ञा दी गई है, कन्नौज सभा को संज्ञा दी गई है। और हमने बात कर ली प्रयाग में, प्रत्येक 5वें वर्ष आयोजन करते थे प्रयाग में और इसको महामोक्ष परिषद कहा गया। ओके, जो प्रयाग में सम्मेलन करते थे प्रत्येक 5वें वर्ष करते थे, इसको महामोक्ष परिषद कहा गया। और कन्नौज में जो इन्होंने सभा का आयोजन किया इसको 5वीं बौद्ध संगीति की संज्ञा दी गई थी। ओके, तो ये हर्षवर्धन ने 2 सम्मेलन करवाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है नागनंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। आपको बताना है ये जो नाटक हैं किसने लिखे हैं तीनों। आपके ऑप्शन है बाणभट्ट, ऑप्शन बी में कह रहा है विशाखदत्त, ऑप्शन सी में कह रहा है वात्स्यायन, ऑप्शन डी में कह रहा है हर्षवर्धन। आपको बता रहा है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसने लिखे हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन संस्कृत के महान कवि थे, संस्कृत के ज्ञाता थे। कौन? हर्षवर्धन। इन्होंने नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की है। किसने? हर्षवर्धन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। आपके ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी में कह रहा है राज्यवर्धन, ऑप्शन सी में कह रहा है हर्षवर्धन और ऑप्शन डी में कह रहा है शशांक। करेक्ट आंसर बताइए, गुर्जरों को किसने पराजित किया। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने गुर्जरों को, जो गुर्जर शासक थे उनको पराजित करते हैं हर्षवर्धन। ओके, गुर्जरों को इन्होंने हराया था हर्षवर्धन ने।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। आपके ऑप्शन है हर्ष के प्रति सम्मान, ऑप्शन बी में कह रहा है नालंदा में अध्ययन, और ऑप्शन सी में कह रहा है सियुकी की रचना, ऑप्शन डी में कह रहा है बौद्ध धर्म में आस्था। आपको बताना है किस कारण से वेनसांग को आज भी याद करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सियुकी की रचना। वेनसांग ने सियुकी की रचना की थी, जिसके कारण इनको आज भी जाना जाता है। और सियुकी हर्ष के शासन की जानकारी देता है। हर्ष के शासन की जानकारी सियुकी से मिलती है। और वेनसांग एक चीनी यात्री थे। ये चीन से भारत भ्रमण करने आए थे और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। यहाँ पे आके इन्होंने बौद्ध धर्म को जाना और समझा और फिर ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं वेनसांग। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। आपके ऑप्शन है इत्सिंग, ऑप्शन बी में कह रहा है फायान, ऑप्शन सी में कह रहा है वेनसांग, और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है किसे वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों में राजकुमार कहा गया है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेनसांग। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया और शाक्य मुनि की संज्ञा दी गई है वेनसांग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। आपको बताना है कुंभ मेला किसने शुरू किया था। आपके ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी में कह रहा है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी में कह रहा है चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आपको करेक्ट आंसर बताना है कुंभ मेला किसने शुरू किया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कुंभ मेला का प्रारंभ किया था। किसने किया था। हर्षवर्धन ने कुंभ मेला को प्रारंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए। 100 ग्रामों का दान दिया था। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में कह रहा है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन सी में कह रहा है चंद्रगुप्त सेकंड, और ऑप्शन डी में कह रहा है हर्षवर्धन। आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों का दान किसने दिया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेनसांग। वेनसांग ने 100 गांवों को जो 100 गांव थे उनको दान देते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। आपके ऑप्शन है 1/6 से 1/10, 1/3 से 1/4, ऑप्शन सी में कह रहा है 1/10 से 1/16, और डी में कह रहा है 1/4 से 1/6। आपको बताना है भू राजस्व की इनकी सीमा क्या थी, दर क्या थी हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1/6 से 1/10 तक इनकी भू राजस्व कर लिया जाता था। 1/6 से 1/10 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, घंटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था। आपके ऑप्शन है खेत की जुताई के लिए, ऑप्शन बी में कह रहा है खेत की सिंचाई के लिए, ऑप्शन सी में कह रहा है समय मापने में, और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताइए, तुला यंत्र का प्रयोग किस लिए करते थे या फिर घंटी यंत्र का। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेत की सिंचाई के लिए। खेत की सिंचाई के लिए घंटी यंत्र का प्रयोग करते थे और इसकी जानकारी सियुकी में दी है। सियुकी में इसकी जानकारी मिलती है कि सिंचाई के लिए घंटी यंत्र का प्रयोग करते थे। सियुकी किसकी है फ्रेंड्स, ये वेनसांग ने लिखी थी, हमने देख लिया है। ये वेनसांग ने लिखा था सियुकी। और यहाँ पे जानकारी मिलती है सिंचाई
के लिए घंटी यंत्र का प्रयोग करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में कह रहा है हरियाणा और ऑप्शन डी में कह रहा है पंजाब। आपको बताना है कन्नौज कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। कन्नौज कहाँ पे स्थित है? तो ये यूपी में स्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? सूती कपड़ों के सबसे प्रसिद्ध नगर आपके ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी में कह रहा है मथुरा, ऑप्शन सी में कह रहा है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी में कह रहा है कांची। आपको बताना है सूती कपड़ों का उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता था और प्रसिद्ध नगर था वो। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मथुरा। मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्रों का उत्पादन कहाँ पे होता था? मथुरा में। और फ्रेंड्स वाराणसी में, ये जो पहला ऑप्शन वाराणसी दिया, यहाँ पे रेशम का उत्पादन होता था। रेशम के उत्पादन के लिए वाराणसी प्रसिद्ध था, ये प्रसिद्ध था रेशम के लिए। और सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए मथुरा प्रसिद्ध था, मथुरा प्रसिद्ध था। ओके, और फ्रेंड्स रेशम का जो उत्पादन हो रहा था इसके लिए ये लोग कौशे शब्द का प्रयोग करते थे। रेशम के वस्त्र के लिए या कहें रेशम के को बोलने के लिए ये लोग कौशे शब्द का प्रयोग करते थे। कौशे शब्द का प्रयोग करते थे रेशम के लिए। और रेशम का उत्पादन कहाँ से होता था? वाराणसी से होता था। और मथुरा में सूती वस्त्रों का उत्पादन सर्वाधिक होता था। और ये दोनों स्थल प्रसिद्ध थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारे आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे और फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।